सभी साथियों को नमस्कार। अगस्त्य नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। एक बार हम लोग फिर आ रहे हैं सेल बायोलॉजी के रूप में, सेल बायोलॉजी की तरफ, और जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा या सेल इनवेलप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वॉल इसकी जगह पाई जाती है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो ये थिन, डेलिकेट एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। थिन पतली होती है, डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, कमजोर होती है, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से हर चीज एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है। वो सेलेक्टिव सब्सटेंस, सेलेक्टिव केमिकल, सेलेक्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में 3-4 तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। एक तो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू सारी के सारे सब्सटेंस या केमिकल्स एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उसको हम परमिएबल कहते हैं। एक होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके माध्यम से किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लॉक होती है। तीसरा होता है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से कुछ सब्सटेंस का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है चौथा हमारा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें सेलेक्टेड केमिकल, सेलेक्टेड सब्सटेंस, सेलेक्टेड आयंस या सेलेक्टेड एंजाइम्स ही इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये प्रायः पूछा जाता है। ये आउटर बाउंड्री वाला लिविंग मेम्ब्रेन होती है। सेल की आउटर बाउंड्री होती है और लिविंग होती है। जैसे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि लिविंग मैटर है, लिविंग फ्लूइड है, उसी तरह से ये मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग मेम्ब्रेन है, लिविंग की तरह बिहेव करती है। बहुत सेंसिटिव, बहुत पतली, बहुत नाजुक इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कई मॉडल दिए गए, जिसमें से सैंडविच मॉडल है, और दूसरा हमारा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। तीसरा हमारा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको सिंगर एंड ओकेल्सन ने दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये फ्लूइड और मोज़ेक की तरह काम करता है। जैसे हम लोगों के गांव में घर में फर्श में मोज़ेक लगता है और वाटर, दोनों का जो रिएक्शन होता है वो मोज़ेक जो है वाटर को रिपेल करता है, नजदीक नहीं आने देता है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह काम करती है। और सिंगर निकोलसन ने 1972 में इसका जो स्ट्रक्चर बताया, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल के आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसलिए ये कहा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन होती है, लिपिड और प्रोटीन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर को, अगर हम रिवाइंड करें, देखें, हम देखेंगे कि ये लिपिड की जो लेयर होती है वो 2 लेयर होती है, बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ और अंदर की तरफ, यानी आउटर साइड में और इनर साइड में लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। स्पेशली ये फास्फोलिपिड होती है। और इस फास्फोलिपिड के बारे में अगर हम अलग से देखेंगे तो देखेंगे कि ये फास्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें इसका ऊपरी शिरा, यानी जो हमारा आउटर है, वो चाहे इनर का हो चाहे आउटर मेम्ब्रेन का हो, ऊपरी शिरा पोल फास्फोलिपिड होता है, और इसके नीचे फ्लेक्सिबल स्टॉक होता है। और ये जो ऊपरी शिरा है, जिसको हम हेड के रूप में कहते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और इसका टेल वाला पोजीशन हाइड्रोफिलिक होता है। ये फास्फोलिपिड है
ऊपर का, यानी अगर हम मेम्ब्रेन में देखेंगे तो ये किनारे का, चाहे अंदर की साइड हो चाहे बाहर की साइड का हो, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और अंदर का जो है वो स्टार्क वाला रास्ता, इसका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक का ये मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है, और हाइड्रोफिलिक का ये तात्पर्य है कि वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है, जहां पे साइटोप्लाज्म, इस साइड में जितने साइटोप्लाज्म रहते हैं, इस साइटोप्लाज्म में जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये हमेशा इस मेम्ब्रेन के किनारे से दूर रहते हैं, नजदीक, दीवार के नजदीक नहीं आते, क्योंकि ये हमारा, ये जो है हाइड्रोफोबिक इसका नेचर है। दो लेयर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच बीच में, ये कहीं कहीं पर ये एम्बेडेड टाइप का होता है, पूरी मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है। इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। किसी किसी जगह इस मेम्ब्रेन में ये ऊपर अटैच भी नहीं रहता है, पड़ा रहता है, इसको हम एक्सटेंसिव प्रोटीन कहते हैं। और कहीं कहीं ये पार्शियली एम्बेडेड रहता है, जिसको हम एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक कहते हैं। ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इसी में मेम्ब्रेन में बिखरा होता है, कहीं पूरा एम्बेडेड होता है, कहीं अटैच भी नहीं होगा, कहीं पार्शियली अटैच होगा। तो ये हो गया हमारा लिपिड और ये प्रोटीन, दोनों का जो अरेंजमेंट है इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज रहता है कि प्रोटीन इंट्रिंसिक रूप में रहेगी या एक्सटेंसिक रूप में रहेगी। और फास्फोलिपिड जो हमारा लिपिड की लेयर है, ये बाई लेयर होगी आउटर और इनर में, या तो ये हाइड्रोफोबिक होगी या तो हाइड्रोफिलिक होगी। यानी जो अंदर की साइड है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो बाहर का साइड है वो हाइड्रोफोबिक है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक नहीं आते हैं। ये आपका लिपिड और प्रोटीन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर निकोलसन ने बताया कि ये स्ट्रक्चर होता है, और इसका ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का जो फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट होता है, इस तरह से सेल के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है। हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है, पहला काम यह है कि शेप और साइज हमारे सेल को डेफिनिट, सेल और शेप और साइज सेल की कांस्टेंट रखती है। हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न शेप और साइज के सेल होते हैं। एक ही एनिमल के, एक ही ऑर्गन के अंदर किसी ऑर्गन में शेप और साइज कुछ होगी, किसी ऑर्गन में कुछ होगी, किसी ऑर्गन में कुछ होगी। हमारा जो लीवर है उसकी सेल, प्लाज्मा में सेल की साइज अलग होती है, लंग्स की अलग होती है, हार्ट की अलग होती है। और ये जो साइज होती है जिस ऑर्गन की होती है, वो सब ऑर्गन में वो शेप और साइज समान होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के शेप और साइज को कांस्टेंट रखती है, पहला काम। दूसरा है कि ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, आउटर कवर करती है सेल के अंदर या सेल से बाहर कोई ऐसी चीज नहीं आ जा सकती है जो सेल को नुकसान पहुंचाए। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, और ये डिफरेंशिएशन का भी काम करती है। एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंशिएट होती, अलग अलग रहती है। ऐसा नहीं है कि इस सेल का मटेरियल या कंपोजिशन या एंजाइम्स प्रोटीन दूसरे सेल में चले जाए। ये बैरियर का काम करता है एक सेल के अंदर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखें, इसके मेनली दो फंक्शन है। एक तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का काम करता है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का ही काम मेन है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजों की सिंथेसिस होती है। उस सिंथेसिस में सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस सेल से बाहर इंपोर्ट किए जाते हैं, और सेल के अंदर जो बन जाते हैं जरूरत पे सेल के अंदर यूज होते हैं, और सेल से बाहर कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, चाहे वो सेल के अंदर आना हो या सेल से बाहर जाना हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यह होता है, इसमें दो तरह से प्रोसेस होता है, इसका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है, नंबर एक, और इसका हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
अपने आप सॉल्यूट का या मॉलिक्यूल्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है, इसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है। डिफ्यूजन के केस में यदि कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल्स या कोई सॉलिड पार्टिकल्स सेल के बाहर से अंदर आना चाहे तो डिफ्यूजन के माध्यम से आता है। वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस का रूप भी हो सकता है। इसके लिए वही नियम लगता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जब सेल के बाहरी साइड में जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई होगा, सेल के अंदर लो होगा, अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर साइटोप्लाज्म में किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई है तो वो, और सेल के बाहर अगर उसका कंसंट्रेशन लो है तो साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसका एक्सपोर्ट हो जाता है। इसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है। उसी तरह से ऑस्मोसिस के केस में देखेंगे, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल या फ्लूइड मॉलिक्यूल का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड में अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर कंसंट्रेशन लो है तो बाहर से अपने आप ऑस्मोसिस के माध्यम से अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। या अंदर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ज्यादा है, बाहर कम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस के माध्यम से ये अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है। दूसरा हमारा जो वर्क मेन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट चार तरह से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंड होती है। इसमें पहला होता है एक्सोसाइटोसिस। इसको हम सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। यह कभी कभी सवाल पूछा जाता है, सेल वोमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का तात्पर्य यह है कि सेल के अंदर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम्स, कोई हार्मोन्स या कोई फैट से रिलेटेड चीज अगर सेल के अंदर बना है और वो सेल से बाहर भेजने की जरूरत है, ऐसी स्थिति में एक्सोसाइटोसिस होगी। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ये सेल से बाहर जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के बाहर जाती है वो हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं या सेल वोमिटिंग कहते हैं। दूसरा है एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर से जो सब्सटेंस आते हैं वो एंडोसाइटोसिस होता है। इसको इंगल्फ भी कहते हैं, सेल का निगलना भी कहते हैं। कोई सब्सटेंस सेल से बाहर से आवश्यकता है प्रोटीन का, फूड मटेरियल का, जब जरूरत होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में आता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से कोई एंजाइम्स, कोई प्रोटीन्स जरूरत है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, तो ये जो आएगा माध्यम से सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से जो आएगा उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहेंगे या सेल इंगल्फ कहेंगे। तीसरा होता है पिनोसाइटोसिस। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर आते हैं बाहर से, उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं या इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग, कभी कभी पूछा जाता है। पिनोसाइटोसिस में
माइक्रोमॉलिक्यूल्स सेल के बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सपोर्ट होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है कि पिनोसाइटोसिस के माध्यम से जो आवश्यक हो फूड मटेरियल वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं। ये हमारा सेल ड्रिंकिंग है। उसी तरह से फेगोसाइटोसिस भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े होते हैं, इसको हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं। सेल ईटिंग, देखिए एक होता है सेल वोमिटिंग, दूसरा होता है सेल ईटिंग ड्रिंकिंग, चौथा होता है सेल ईटिंग, और सेल इन्वेजिनेशन को हम लोग कहते हैं सेल इनगल्फ। फेगोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई लार्ज मॉलिक्यूल है सेल के अंदर आवश्यकता है आना है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, ये मॉलिक्यूल अंदर आएगा और दूसरी स्टेज में जाते जाते सेल के अंदर आ जाएगा। इसको हम जब सेल के अंदर आ जाएगा इसको हम लोग फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम वेस्किल रूप में बना फॉर्म होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये फेगोसाइटोसिस है। ये फेगोसाइटोसिस हो चाहे पिनोसाइटोसिस हो, एंडोसाइटोसिस हो चाहे एक्सोसाइटोसिस हो, ये सारा का सेरे प्रोसेस में एनर्जी एक्सपेंड होती है, इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इस रोल के माध्यम से, इसी प्रोसेस के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेल के अंदर या सेल से बाहर होती रहते हैं। तो अब हमने देखा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। कभी कभी ये पूछा जाता है कि फ्लूक मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर ने। और लिपोप्रोटीन बना होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि फास्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक का क्या नेचर है, क्या तात्पर्य है? इसके फंक्शन में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हुए और ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। एक छोटा सा टॉपिक था और है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। दो दृष्टिकोण से, एक तो सेल की साइज और शेप डिसाइड होती है, कांस्टेंट होती है, दूसरा ये प्रोटेक्शन करता है, तीसरा डिफरेंशिएशन करता है, और सेल के अंदर या सेल के बाहर मटेरियल, सब्सटेंस, केमिकल्स, आयंस, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से। ये आपके रोल है। और जो हमारे अदर देन मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स है, आयंस है, वाटर है, ये जो होते हैं अदर देन मटेरियल्स, इसका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेल के अंदर से होता है, इसको हम आयन पंप कहते हैं। कभी कभी आयन पंप के रूप में भी पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रोजन आयन पंप, कैल्शियम आयन पंप और सोडियम आयन पंप, ये अदर देन मटेरियल्स आयंस के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार का बैरियर है सेल का। बैरियर के साथ साथ ही जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक प्रोटीन्स हैं, जो आवश्यक एंजाइम्स, विटामिन हैं, सेल के अंदर से बाहर या बाहर से फूड मटेरियल, ऑक्सीजन या कोई आयंस या कोई केमिकल सेल के अंदर आने की जरूरत पड़ेगी, तो ये इसी के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती रहती है, एक्सचेंज और एक्सचेंज का भी काम करती है, और सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्शन रिएक्शंस जिसको जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है वो एक्सचेंज और होता रहता है इसमें से। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार मैं और रिमाइंड आपको कराऊं कि ये लिविंग मेम्ब्रेन है। जैसे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था कि वो लिविंग फ्लूइड है, उसी तरह से लिविंग मेम्ब्रेन है, थिन है, डेलिकेट है और सेलेक्टिव परमेबल है। लिपोप्रोटीन इसका स्ट्रक्चर है। कुल मिलाकर के हमने ये सारी के सारे आपको मोटी मोटी चीजें बता दिया। अब आप अगर अपने बुक्स को खोलेंगे, पढ़ेंगे,
और चिंतन मनन करेंगे तो जो चीजें छूट गई हैं इस वीडियो से वो भी आपके सामने आ जाएंगी। और वो जब याद करेंगे, कुछ चीजें से याद करनी पड़ेंगी, जो एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ये समझने के लिए तो समझा जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब दिमाग में आ जाएंगी तो फिर वो परमानेंट हो जाती हैं। तो मुझे आशा विश्वास है कि आप पूरी चीज समझ गए होंगे। फिर से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे एक दो सवाल पूछा भी जाता है नेट में, तो मुझे विश्वास है। और आप फिर से अध्ययन करेंगे, अपना मेहनत अपना जारी रखेंगे, और आपको कोई ऐसा आचरण नहीं करना है जो आचरण आपको खराब लगे, वो आचरण किसी के साथ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।